focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है नेलिस्ट टाइम्स के यूट्यूब चैनल पे। तो आचार संहिता लागू हो चुकी है लोकसभा इलेक्शन से पहले, जिसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहा जाता है। हम इसके बारे में चीजें पढ़ते हैं, कैसे इसका वैल्यूएशन हुआ, कहां से इसकी शुरुआत होती है, कौन कौन से रेस्ट्रिक्शंस यहां पे लगते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। देन हम इस बेसिस पर सॉल्व करेंगे हमारे आज का प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। वाई न्यूज। सो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसको आचार संहिता भी कहा जाता है, ये 16 मार्च को लागू कर दी गई, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कि लोकसभा के इलेक्शन जो हैं वो 7 पड़ाव में होने वाले हैं, जो कि अप्रैल 19 से लेकर जून 1 के बीच में है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है ये क्रिएट किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। ये एज अ पार्ट होता है कि ताकि फ्री फेयर इलेक्शन हो सके भारत में, कंसेंसस हो जितनी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में। ये यहां पे स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है, लेकिन ये वॉलंटरी कंप्लायंस है। ये लीगली एनफोर्समेंट नहीं है, इस चीज का ध्यान रहे। इसमें वॉलंटरी कंप्लायंस करती हैं पार्टीज। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एनफोर्स करता है इसको फ्री फेयर इलेक्शंस के लिए, जैसा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 324 में कहा गया है। नाउ ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही एनफोर्स करता है, मॉरल पर्सुएशन है, सेंचर है यहां पे, रादर देन लीगल पेनल्टीज यहां नहीं होती। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है कि ऑफिशियल मशीनरी का यहां मिसयूज ना हो, इलेक्टोरल पर्पसेस के लिए, ऑफेंसेस के लिए, माल प्रैक्टिसेस ना हो, करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो, फ्री फेयर इलेक्शन हो पाए। ये तब तक एक्टिव रहता है जब तक कि इलेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। इसकी ज्योग्राफिकल एप्लीकेबिलिटी की बात करेंगे तो लोकसभा इलेक्शंस के दौरान ये पूरे नेशन या पूरे देश में लगाया जाता है, लेकिन अगर किसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शंस होने हैं तो ये केवल उसी कंसर्न स्टेट में लगाया जाता है। ये केवल कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही लगाया जाता है जिस टाइम पे इलेक्शन हो रहा होता है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नोटिसेस इशू करता है, या तो ये सो मोटो होते हैं या कंप्लेंट्स पे बेस्ड होते हैं। जो एक्यूज पार्टी होती है यहाँ पे उनको रिटर्न में या रेस्पॉन्स देना पड़ता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, अपॉलजी के साथ, या फिर जो एलिगेशंस हैं उनको कंटेस्ट करते हुए। गिल्टी पार्टीज को यहाँ पे एक रिटर्न सेंसर मिल सकता है। नाउ इसके इवोल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहला इलेक्टोरल इंडिया का जो इलेक्टोरल लैंडस्केप है, ये जो है ये केरला से ट्रेस बैक किया जा सकता है, जहां पर कोड ऑफ कंडक्ट जो है सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था जब स्टेट असेंबली इलेक्शंस हुए थे अराउंड 1960s। नाउ ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इसका ओरिजिन जो है ये केरला से आता है। अर्ली डेवलपमेंट 1960 में आता है, जहां कोड ऑफ कंडक्ट की बात होती थी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिकल लीडर्स के। देन 1962 में लोकसभा इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस कोड को रखा और सारी पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेट गवर्नमेंट ने इसको वाइडली एक्सेप्ट किया पूरे नेशन के थ्रू। 1962 1991 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया कि करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस को एड्रेस करने की जरूरत है, जिसमें पावर और मनी का मिसयूज हो सकता है। कॉन्सिक्वेंटली कोड में और भी चीजें हुई, जिसमें मेजर्स का इनकॉर्पोरेशन हुआ, पार्टी इन पावर को लेकर के अनफेयर एडवांटेजेस की यहां पे बात की गई। एंड मोर ओवर ये जो कोड था ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, और इसमें काफी एनहांसमेंट हुए, कोई फॉर्मर यहां एनेक्टमेंट नहीं था। 1991 के बाद से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको नोवल एनफोर्समेंट मैकेनिज्म को अडॉप्ट किया, जिसको बोलते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन सेशन ने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में आर्टिकल 324 की यहां पे बात की थी कि इलेक्शंस को डिफर करने के लिए यहां पे इसके वॉल्यूशंस ना हो। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया और इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया कि यहां पे गाइडलाइंस इलेक्शन मैनिफेस्टोस पर इनकॉर्पोरेट की जाएंगी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के फ्रेमवर्क के अंदर। डायरेक्टिव्स को ड्यूली इंटीग्रेट किया गया और एनहेंस किया गया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के रिलेवेंस को लेकर के, जिसमें 2014 के इलेक्शन शामिल थे। रेस्ट्रिक्शंस पे यहाँ पे जो भी मिनिस्टर होते हैं वो ऑफिशियल विजिट और इलेक्टोरिंग वर्क को कंबाइन नहीं कर सकते, ऑफिशियल मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर्सनल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पे ऑफिशियल एयरक्राफ्ट या व्हीकल का यूज नहीं कर सकते। एक टोटल बैन हो जाता है ट्रांसफर पे, पोस्टिंग पे जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, और अगर यहाँ ट्रांसफर होना भी है तो प्रायर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की यहाँ पर जो है वो अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे जो इलेक्शन ऑफिशियल्स होते हैं, कोई भी मिनिस्टर जो है या यूनियन या स्टेट का किसी भी इलेक्शन रिलेटेड ऑफिसर को समन नहीं कर सकता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को या स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से। दिल्ली से बाहर अगर किसी को जाना पड़ता है तो यहां एक लेटर देने की आवश्यकता पड़ती है, जो कंसर्न सेक्रेटरी या मिनिस्टर डिपार्टमेंट से जाना चाहिए। एक कॉपी यहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी भेजी जाती है। मीडिया का मिसयूज यहां नहीं होता है, पब्लिक के जो टेक्स्ट होता है उसके पे कोई प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मिसयूज नहीं कर सकते, ऑफिशियल मास मीडिया का इस्तेमाल जो होता है वो प्रोहिबिट हो जाता है। कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम जो इश्यू हो चुकी है लेकिन इसका वर्क बिगिन नहीं हुआ है आचार संहिता से पहले, तो इसका वर्क स्टार्ट नहीं होता, लेकिन हाँ अगर वर्क ऑलरेडी बिगन हो चुका है तो वो कंटिन्यू हो सकता है।
कोई फंड्स नए रिलीज नहीं किए जाते किसी एमपी, एमएलए या एमएलसी के लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के लिए। यहां पर एक फाइनेंशियल प्रोटोकॉल देखा जाता है जहां पे जितने भी गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशंस हैं ये लोन नहीं देते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली बेनिफिशियरीज को लेकर के। नाउ वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इंडिया देयर इज, ये पीवाईक्यू है 2021 का। इट सेज दैट इन इंडिया देयर इज नो लॉ restricting the candidates from contesting in one Lok Sabha election from 3 constituencies. 1991 Lok Sabha elections, Shri Devi Dayal contested from 3 Lok Sabha constituencies. As per the existing rules, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, his party should bear the cost of by-elections. The constituencies vacated by him, her in the event of him, her winning at all the constituencies. Which of the statements is correct? So you can type down the comment section. The relative is correct or not. Then with today's main split question, the question says examine the significance and the role of the model code of conduct in ensuring free, fair and transparent elections in India. Discuss the challenges associated with its implementation and suggest measures to strengthen its effectiveness in upholding democratic principles during the election process. So this was all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list for your better preparation.